हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में। आज का जो क्लास है राष्ट्रपति से संबंधित है। इससे पहले वाली क्लास में भी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तो कुछ बिंदु रह गए थे जिनको अब दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर आपका तहे दिल से ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल या आपके परिवार में स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपति से ही संबंधित आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो पूछा जाए कि राष्ट्रपति शपथ, जिसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जितने भी पदाधिकारी देश के होते हैं सबको शपथ दिलाई जाती है। तो उनको दिलाने वाला कोई ना कोई तो अधिकारी होता होगा जिसके माध्यम से शपथ दिलाई जाती है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाई जाती है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कौन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह शपथ दिलाते हैं। अब पूछा जाए किस आर्टिकल के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है, पूछा जाए किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 60 है, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अगर बाई चांस मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ तक बात समझ आई कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह शपथ दिलवाते हैं। अब पूछा जाए राष्ट्रपति का वेतन जो भत्ता होता है वह कहाँ से मिलता है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद याद रखना कि 59, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 59 का जो 3 है उसमें राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया गया है। अब जब प्रारंभ में वेतन राष्ट्रपति का कितना था, तो उस समय 1,50,000 था। कितना था, 1,50,000 था। लेकिन 2018 में एक संशोधन हुआ, 2018 में एक संशोधन हुआ जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का जो वेतन है अब 5 लाख निश्चित किया गया है। तो कितना वेतन है, 5 लाख है। और पहले कितना था, 2018 से पहले कितना था, तो उस समय 1,50,000 था। बात समझाया कि नहीं। अब ये समस्या है कि राष्ट्रपति को वेतन मिलता कहाँ से है, राष्ट्रपति को वेतन दिया किसके द्वारा जाता है। तो राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है कि भारत की जो संचित निधि होती है, भारत की जो संचित निधि होती है, आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया। आर्टिकल 266 के 1 में संचित निधि के बारे में बताया गया, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उनको दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना, 5 लाख, पहले कितना था, 1.5 लाख। अगली बात यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है और किस आर्टिकल द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति और इस कौन सी स्थिति आती है जब महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग लगाने के कारण एक तो हो सकता है कि संविधान का अतिक्रमण किया जाए, कि उनके द्वारा क्या किया जाए, संविधान की विधियों का उल्लंघन किया जाए, जिसके माध्यम से जो संसद होती है उसके सदस्यों द्वारा लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा बात उठाई जाती है, ये महाभियोग प्रक्रिया की बात उठाई जाती है। तो पूछा जाए कि कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो किसी भी सदन से अगर इस तरीके की बात उठती है कि राष्ट्रपति ने किसी भी विधि का उल्लंघन किया है, तो किसी भी सदन से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उनके माध्यम से इस बिंदु को उठाया जाता है। और बाद में क्या होना चाहिए, क्या 1/4 सदस्यों से ही राष्ट्रपति को पद मुक्ति कर सकते, नहीं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों सदनों के द्वारा 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या राष्ट्रपति हट जाएगा? अरे तब भी नहीं हटेगा, क्योंकि समस्या ये है कि भाई आपने जो बात चल रही है महाभियोग की, राष्ट्रपति को पता है या नहीं पता है, तो उसके लिए उन्हें 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। और राष्ट्रपति जो अपनी गलती की है या गलती नहीं की गई या झूठा आरोप है उसको सिद्ध करने का उन्हें मौका दिया जाता है। अगर ऐसा हुआ और उन्हें सिद्ध नहीं कर पाया, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। तो बात समझ आ गई महाभियोग प्रक्रिया क्या है। तो महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। यहाँ तक बात समझ आ गई, सही। अब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें मतदाता वोट नहीं देते हैं, मतदाता जिसको चुनते हैं वह उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया, चुनाव संबंधी विवाद हो गया, तो उसका मामला कहाँ जाएगा,
क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा? नहीं जाएगा ना। या हाई कोर्ट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो सीधे इसकी जो सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। किस जगह होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। और किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 71 में इस बारे में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति संबंधी कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति संबंधी विवाद नहीं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर विशेष छानबीन करने के बाद उस निर्णय को देंगे। अब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां किस आर्टिकल में? तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं आर्टिकल 53 में बताई गई हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब एक बात, इस बात को याद रखना कि संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वे किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। और पूछा जाए किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल जो है 53 उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया। कहने का मतलब संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आएगी नहीं? अगली बात है, अगला बिंदु है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उन पर क्या होता है, कोई भी विधेयक या कोई भी विधि पारित होती है तो उससे पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। तो इसी कारण कहा जाता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। फिर बिंदु है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका शक्ति प्रयोग में सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। बात समझ आई कि कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को वह पावर, जैसे संघीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य होता है, जैसे अभी ये पहला बिंदु था कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो वही बात कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका की शक्ति दी गई है और उसका प्रयोग तो करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा? तो इसके लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो जो मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो उनकी सलाह के माध्यम से बाकी सभी जो कार्य हैं संघीय कार्यपालिका के किए जाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आई? उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अगली विधायी शक्तियां के बारे में बताया गया। अब विधायी शक्तियों में देखो क्या है, तो संसद का गठन किया जाता है। संसद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? अब संसद के गठन में क्या क्या होना चाहिए? तो संसद में जब गठन होता है तो उसके अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होना चाहिए और लोकसभा, राज्यसभा, इनके द्वारा क्या हो जाता है? संसद का गठन होता है। पूछा जाए संसद किस अनुच्छेद में है? तो संसद जो आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया। तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 में बताया गया। अगला बिंदु है कि राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार होता है। तो सत्रावसान करने का, जैसे सत्रावसान का मतलब है कि बैठक जो होती है उसे खत्म करने का, बैठक को सत्रावसान या अधिवेशन को बुलाने, सही मीटिंग बुलाना और फिर उसको बुलाने का पावर और खत्म करने का, समाप्त करने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अगला बिंदु है कि प्रथम व अंतिम बैठक के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कि जो पहली बैठक होती है 1 साल में और दूसरी बैठक होती है, उन दोनों के बीच का जो समय होना चाहिए 6 माह से अधिक ना हो। तो यहाँ तो बात समझ आए। राष्ट्रपति 1 माह में 2 बैठकें बुला सकता है। तो राष्ट्रपति को 1 माह में कितनी बैठकें बुलाने की शक्ति होती है? तो 2 बैठकें बुलाने की शक्ति होती है। साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कोई साधारण विधेयक है, जो साधारण विधेयक है उसमें क्या हो जाता है कि दोनों सदन, अब पूछे कौन से सदन? एक लोकसभा, एक राज्यसभा, इन दोनों में क्या हो जाता है? उस साधारण विधेयक से संबंधित कोई मतभेद हो जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की पावर दी गई है। अब पूछा गया किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 108 याद रखना, जिसमें संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है। लेकिन साधारण विधेयक के लिए समझ रहे कि साधारण विधेयक के बारे में बात की गई है, संयुक्त बैठक बुलाने की बात आर्टिकल 108 में बताई गई है। अब पूछा जाए कि लोकसभा में आंग्ल समुदाय के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वह कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य जो आंग्ल समुदाय के होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिसका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पूछा है किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो अनुच्छेद 331 है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा में
दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग का मनोनयन किया जाएगा या मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अब वह कौन से 12 सदस्य होंगे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आई। और यह बात किस अनुच्छेद में कही गई, तो अनुच्छेद 80 में बताया गया कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की पावर राष्ट्रपति को दी गई है। अभी हमने बताया कि लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करने की पावर है, तो 2 है। किस आर्टिकल में, तो 331 में बताया गया है। संविधान संशोधन व धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक पुनर्विचार वापस कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को पावर है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन जो होते हैं उन दोनों को छोड़कर बाकी जो विधेयक होते हैं उनके लिए पुनर्विचार करने की, पुनर्विचार मतलब हस्ताक्षर करें या ना करें, उन्हें वापस कर दें, तो इसकी पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। अब राष्ट्रपति को लोकसभा व राज्यसभा सदन द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर को करें या ना करें या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अब पूछा जाए कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो धन विधेयक जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पूछा जाए किस अनुच्छेद में इस बारे में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब धन विधेयक है किस अनुच्छेद में, तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में बताया गया कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। और पूछा जाए कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में बात की गई, तो अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगली बात है कि न्यायिक शक्तियां किसको दी गई हैं, राष्ट्रपति को। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति भी दी गई है। क्षमादान शक्ति का मतलब है कि किसी व्यक्ति को क्या हो जाते है कि न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट जैसे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में न्यायालय होता है, तो उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, कोई मुकदमा हो उसका फैसला दिया जाता है और सजा बोली जाती है। फिर उसके बाद वो सहमत नहीं होते, हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी के पास पावर नहीं होती जिनका फैसला बदल सके या सजा को कम कर सके। तो इसीलिए आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में इस बारे में उल्लेख किया गया है, कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं जो क्षमादान संबंधी शक्तियां कही जाती हैं। तो उसकी जो पीड़ित व्यक्ति है, अपराधी है, जो भी है, तो उसकी कुछ सजा में क्या कर सकते हैं, गिरावट कर सकते हैं। तो वह आर्टिकल 72 में बताया गया है। तो यहाँ तो बात समझ आई। और एक बात को यह भी याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। अब पूछा जाए कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 53 के 2 में इस बारे में उल्लेख किया गया कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। एक ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो वित्त आयोग 280 में है। आपात संबंधी जो शक्तियां दी गई हैं वह किसको दी गई हैं, तो राष्ट्रपति को दी गई हैं। और पूछा जाए कि आपात संबंधी प्रावधान किस भाग में है, इससे पहले वाली जो हमने क्लास पढ़ाई थी प्रारंभ में, तो उसमें बताया था कि भाग जब पढ़ाया था तो भाग में बताया था, भाग 18 में इस बारे में बताया गया। और कहाँ से ली गई हैं, तो जर्मनी से ली गई हैं आपात संबंधी शक्तियाँ। आपात संबंधी शक्तियाँ समझ आ गई कहाँ से, जर्मनी से। और किस भाग में है, तो भाग 18 में है, जहाँ पर आर्टिकल 352 से 360 तक बताया गया। किस आर्टिकल से आपात संबंधी शक्तियां कहां से कहां तक हैं, तो 352 से 360 तक दी गई हैं। अब होती किसके पास पावर है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती, लेकिन सलाह हमने हर बार बताया कि सलाह लेने के लिए क्या हो, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अब पूछा है आपात होते कौन कौन से हैं, तो एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपात होता है। राष्ट्रपति जो शासन होता है, एक वित्तीय आपात होता है और एक राष्ट्रीय आपात होता है। तो राष्ट्रीय आपात पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रीय आपात 352 में है। तो किस आर्टिकल में है, 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस में है, 356 में है। और वित्तीय आपात जो होता है 360 में है। अब पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपात कब कब लगा था और कब कब लग सकता है, तो राष्ट्रीय आपात जब बाहर आक्रमण किया जाता है, किसी विदेशी द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है या आंतरिक अशांति हो जाए, वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रीय आपात लग जाता है।
अब तक राष्ट्रीय आपात 1962 में लगा था, एक बार जब चीन ने भारत पर हमला किया था, 1971 में लगा था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, और 1975 में जब भारत में ही क्या हुई थी, अशांति हो फैली। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है कि भारत का, कहने का मतलब कि राज्य का जो प्रशासन होता है वह संविधान के द्वारा ना चलकर राष्ट्रपति की शक्तियों के माध्यम से चलता है, तो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन माना जाता है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास यहाँ तक आपके समझ में आई होगी, और इस तरीके से क्या है, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो समापन हो रहा है। और एक वीडियो में आपको हम एक राष्ट्रपति के संबंधित कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में, और महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं उनके बारे में आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो डाउट आपके रह रहे हैं, हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जो डाउट रह जाते हैं क्लास में, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसके माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। धन्यवाद।